questions we will answer. We will take each and every questions. Now, friends, we have very young friends. C.A. Ramakshaji, he has written a book on e-commerce, indirect taxation on e-commerce, and I will ask Guruji, Dr. Girish Hajaji, to give blessings to Ramakshaji. First, Ramakshaji, please introduce your book, and then I will request Guruji to bless him. Ramakshaji, please. सर, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। एंड जैसे सर ने बताया, मैंने ई कॉमर्स पे एक बुक लिखी है, और ये ई कॉमर्स, ये इंस्पिरेशन मुझे मिला, मेरे 3-4 क्लाइंट्स थे नए नए स्टार्टअप जो आए, वो ई कॉमर्स सेक्टर में ही आए, तो उनकी एडवाइजरी की मैंने जीएसटी में, तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और तब से मैं रिसर्च करने लगा, और फिर फाइनली लास्ट 10-11 महीनों की मेहनत के बाद मैं ये लिख पाया ये बुक, और इसको मैं आपके सामने अनवील करता हूँ। ये हमारी बुक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। थैंक यू वेरी मच। सो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है। बेसिकली इस पे सारे जीएसटी, कस्टम और एफडीआई पॉलिसी और अदर जो अलाइड लॉज हैं उनकी ब्रीफ एनालिसिस की गई है। सो आई थिंक आप ये सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। सबकी ब्रीफ एनालिसिस की है, और ये मेरी पहली बुक है। सो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि प्लीज अपने ब्लेसिंग्स दें, ताकि मैं आगे भी नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए टॉपिक्स पे इसी तरह बुक लेकर के आऊं, और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। तो इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग का जो भी कमेंट्स हैं वो इस पे मिले। मैं कोशिश करूंगा, जैसे ही कोविड थोड़ा सा कम होता है तो मैं फेस टू फेस। आप रामाक्षर जी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि आपकी बुक्स के क्या मेन फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या ई कॉमर्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इश्यूज हैं, 2 या 3 मिनट में प्लीज हाईलाइट कर दीजिए। तो ई कॉमर्स में सबसे जो बिगेस्ट इशू ये है कि ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ट्रेडिशनल वे में होता था कि एक सप्लायर होता था और एक कस्टमर होता था। आई थिंक राज सर आप कुछ कह रहे हैं? No, please carry on. प्लीज कंटिन्यू। या तो ये पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स में सप्लायर होता था, कस्टमर होता था, नॉर्मल परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर इंटर होते थे, एग्रीमेंट इंटर होते थे और वो ट्रांजैक्शन होता था, और उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए सेल्स टैक्स, वैट या एक्साइज लॉ, ये सारे टैक्सेस थे। बाद में सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लॉ आया, तो ये सारे पहले थे। बट ई कॉमर्स के क्षेत्र में ये जो मॉडल है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। आजकल हर ट्रांजैक्शन, जो पहले जो फिजिकल मार्केट होता था, एक बाजार होता था, वहां पे कस्टमर सप्लायर मिलते थे और वो सेल परचेज ट्रांजैक्शन होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, वो फिजिकल मार्केट ना होकर के हमारे पास ई मार्केट प्लेस है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में तो ई मार्केट प्लेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कहते हैं, या और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो उनको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वो हैं जो मार्केट प्लेस को ऑन करते हैं। जैसे पहले फिजिकल मार्केट होता था, चावड़ी बाजार या कोई भी, उसका एक पर्टिकुलर ऑनर होता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और उस मार्केट का एक ऑनर है। वो ऑनर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देता है और उस प्लेटफॉर्म पे हमारे कस्टमर सप्लायर्स आते हैं। तो इस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन को, क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस आ गया और उसका ऑनर ऑपरेटर आ गया, ई मार्केट प्लेस का ऑनर आ गया। तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन मूव हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, वो डायरेक्टली कस्टमर और सप्लायर के बीच में नहीं हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है पर्टिकुलरली सप्लायर, ई मार्केट प्लेस ऑनर्स प्लस कस्टमर्स के बीच में हो रहा है, जहां पे सभी एक सप्लायर जो है अपने कस्टमर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है या सर्विसेज को डिस्प्ले करता है, देन कस्टमर उसको चेक करता है और फिर उसको अच्छा लगता है तो उसे वो ऑर्डर करता है। सो ये इस केस में उस ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे पुट आउट करने का प्रयास किया है। जैसे आजकल हम देखें तो जीएसटी में भी स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कहता है कि जो ई मार्केट प्लेस ऑनर है उनको टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सप्लायर को पेमेंट करने के टाइम, जो भी पेमेंट करना है उससे। सो टीसीएस का कंसेप्ट केवल इनकम टैक्स में तो है ही, इनकम टैक्स में तो था ही और है भी, उसके अलावे जीएसटी में भी आ गया है। सो टीसीएस वहां पे आ गया, प्लस उनके क्या कंप्लायंसेस होने चाहिए,
उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जैसे आपको सर मैं थोड़ा ब्रीफ करूं तो जैसे जीएसटी में कह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को रेगुलर जो ट्रांजैक्शन है उससे अलग माना गया है। यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे जीएसटी में अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, या जो ई मार्केट प्लेस के ओनर्स हैं वो टीसीएस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। आपके पास रेगुलर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सो इनकी टैक्सेबिलिटी इस ट्रांजेक्शन को कैसे जीएसटी में टैक्स किया जाए, इस ट्रांजेक्शन का कस्टम में क्या इम्प्लीकेशन है, साथ में जैसे इनकम टैक्स में भी आप देखें तो इक्वलाइजेशन लेवी इस पे लगता है, इससे डिजिटल टैक्स लगता है, सेक्शन 194 ओ भी है। इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे पुट आउट किया है, इन सारी चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया है और यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में कस्टम लॉ, जो कि आप सोचिए ये सेल परचेज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है, यहाँ पे कस्टम लॉ कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, ये एक समझने वाली बात है। ये भी मैंने डाला है। यहाँ भी कस्टम आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास हम सारे सॉफ्टवेयर यहाँ डाउनलोड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, क्या उस पर कस्टम एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, ये भी मैंने एनालिसिस किया है इसका और यहाँ पे उसको समझाने का प्रयास किया है। सो साथ में मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि एफडीआई पॉलिसी क्या है। एफडीआई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को लेके या ई कॉमर्स से जो पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, सप्लायर्स या कस्टमर्स जो यहाँ पे खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या है। साथ में वहाँ पे सिंस यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये ई कॉमर्स के सेक्टर में हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, हर चीज डिजिटल वे में हो रहा है, हर एक्टिविटी डिजिटल वे में हो रही है। तो क्या वो जो एक्टिविटी है क्या उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। सो इसको भी हमने एनालिसिस किया है और इसे भी बताने की कोशिश की है कि क्या ई कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली ये सिंस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो रहा है तो इसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो ई कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी, इसकी वैलिडिटी कैसे मापी जाएगी, इसके लिए क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो सफिशिएंट हैं या नहीं है, इन सब का एनालिसिस मैंने किया है। साथ में मैंने ये भी बताने की कोशिश की है जैसे हम कस्टमर हैं, हमने अमेजन से कुछ खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, तो हमारे क्या राइट्स हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे क्या राइट्स हैं बीइंग अ कस्टमर, ये भी मैंने डालने की कोशिश की है। साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का जो बैकबोन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं हो सकता। सो उसकी भी एनालिसिस की गई है विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस और ये मैंने डाला है। प्लस ये भी मैंने पुट आउट किया है कि 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक ई कॉमर्स पॉलिसी उन्होंने पब्लिक डोमेन में आउट किया था, तो वो ई कॉमर्स पॉलिसी क्या थी वो मैंने यहाँ पे डाला है और उम्मीद है कि इस बार 2022 में ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेश आने वाली है जिसका डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कंसल्टेशन चल रहा है और वो पब्लिक डोमेन में भी आया नहीं है बट आपस में कंसल्टेशन चल रहा है और उसके बाद वो पॉलिसी भी आएगी तो उसको भी हम डिस्टर्ब करेंगे। तो ब्रीफली मैंने ट्राई किया है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन लोगों को समझाया जाए कि व्हाट इज ई कॉमर्स और इसकी अंडर द लॉ, इंडियन लॉ, इसकी वैलिडिटी क्या होगी और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें क्या इश्यूज हैं। सो इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। विद द हेल्प ऑफ एफएक्यू भी मैंने दिया है, प्रोसेस भी मैंने यहाँ मेंशन किया है कि क्या प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का और इसका जो एफएक्यू है वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत डाला है। इनकम टैक्स का बहुत छोटा सा पार्ट है, वो चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, सो वो थोड़ा सा मैंने डाला है कि क्योंकि उसका इम्पैक्ट है और मैंने बताने की कोशिश की है कि टोटल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सिंस ये नया एरिया है तो इसमें इंडियन लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। तो इन ब्रीफ यही मैंने बताने की कोशिश की है और जैसे पब्लिक से फीडबैक मिलेगा, आप लोगों का गाइडेंस मिलेगा, मैं इसको और स्पेशल वे में नई नई चीज़ें इसमें डालूंगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। ओवर टू यू सुनील सर। Thank you, Ramji. Now I will request our Guruji, Dr. Grish Chawlaji, to bless young friends Ram Akshay for his new book. Thank you. Let me first congratulate Thank you, Ramji. Let me first congratulate Ram Akshay for the book which he has written on e-commerce sector. Let me tell you, I heard of this concept only recently when it was introduced for TDS under income tax under section 194O. At that time,
I came to understand three concepts. One is e-commerce operator, there is an e-commerce participant. There is an e-commerce participant, there is an e-commerce operator, and of course there are the buyers of the goods which we do buy through Amazon or maybe anywhere you have to buy. Even these days, Zomato, Swiggy also. They are particularly e-commerce operator. What are they doing? They are supplying goods. Whatever we want, they get. Amazon we are buying, and we are buying a lot of things. अब वो कॉन्सेप्ट पहले पता ही नहीं था मुझे ये होता क्या, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है. अब इन्होंने भी मुझे समझाया. और इक्वलाइजेशन लेवी वाला कॉन्सेप्ट भी तो रीसेंट फिनोमिना है. ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो रीसेंट फिनोमिना. ये पहले तो सोनली ऑन एडवर्टाइजमेंट होते पोर्टल पे था जब था. अब तो ई कॉमर्स ये भी आ गया. इक्वलाइज लेवी वी आर ट्रीटिंग विद द फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर. For foreign e-commerce operator, we have equalization levy. For domestic e-commerce operator, we have income tax, TDS, income tax liability also. The TDS will be deducted at the time of making payment to the e-commerce participant. And very rightly pointed out, the TDS and TCS concept were also for e-commerce, which was introduced in GST. तो एक नया सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे पता है राम अक्षय जी को कितना टाइम लगा होगा. और फिर तो ये कह रहे, इन्होंने वो भी बताया कि जो कस्टमर के क्या राइट है, उनके क्या राइट है अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं, तो व्हाट आर द राइट्स दे हैव. तो इन्होंने सारे एंगल देखे होंगे. मैंने किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता. जो जो सुना उससे तो मुझे लगा कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने उस व्यूज दिए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है. और एक किताब को लिखने में कितनी मेहनत लगती है ये मेरे से कौन जानता होगा. मैं भी किताबें लिखता हूँ तो मुझे पता है कितनी मेहनत एक किताब को लगती है. रियली बहुत हार्ड वर्क है. ये मत समझना ये कोई रिवार्डिंग और पेइंग है. पैसा नहीं है, मन की सेटिस्फेक्शन है और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है. ये कोई राम अक्षय जी सोचे कि इसमें बहुत पैसा बना लेंगे, नहीं. इसमें इन्होंने अपनी नॉलेज को गेन किया है और नॉलेज गेन करके दूसरों को बांटी है. लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोग अब किताबें खरीदना ही बंद करने लग गए. इवन इनकम टैक्स में वो कहते हैं लॉ, इनकम टैक्स की साइट में जाओ, देख लो, कोई एक्ट देखना है तो एक्ट भी बाई नहीं करते. और ये हमारे सीए में पहले तो लोग इतनी किताबें खरीदा करते थे. अब nobody wants to buy. They want to go to Google and do anything, or they want to go to income tax ACTS site and do anything. लेकिन मैं बता दूं, जो पढ़कर मजा आता है और हार्ड कॉपी में मजा आता है, वो आपको ऑनलाइन में मजा नहीं आ सकता. ये मैं आपको बताऊं. बुरा मानेंगे कुछ यंग लोग, कहते हैं नहीं वो कंप्लीट नॉलेज नहीं आती है. ठीक है, पासिंग नॉलेज है, काम कर लिया, निकाल दिया टाइम, लेकिन जो किताब पढ़ के मजा आता है और उसको समझने में मजा आता है. और मुझे पता है कि राक्षस ने पहला स्टेप लिया है. मैं अभी आपके पास पहला स्टेप लिया है. कई चीजें होंगी जो इम्प्रूवमेंट आगे ये देखेंगे, फीडबैक आएगा और इसको करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे. लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत मेहनत है सर. किताब को लिखना कितना इन्होंने टाइम लगाया होगा और कितना इसमें अपनी जान डाली होगी. और ये जो बेबी जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये कहते हैं 9 महीने में बेबी हो जाता है, ये तो कई साल लग जाते हैं किताबें लिखते हुए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेबी है जिसको हमें अपने को चेरिश करते हैं जब आता है. और इसमें खुशी जो मिलती है वो मैं आपको इसका बता नहीं सकता. सो मेरा वंस अगेन राम अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं ये चाहूँगा कि आप और भी किताबें लिखें. कम से कम इसमें तो खैर है ही, ई कॉमर्स ऑपरेटर न्यास कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी कई चीज़ें आपको और मिलेंगी. तो मेरा आपका बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत ब्लेसिंग है, और भगवान करे आपको और थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर साहब. या सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे इंडिया में पहली बुक है. इससे पहले कोई भी बुक इंडिया में नहीं अवेलेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. देखिए कितना स्टेप है, कितना डिफिकल्ट स्टेप था, और कितना सोचकर इन्होंने लिखा होगा, कितना टाइम लगाया होगा. इसका तो मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होगा इनको. कई चीजों कई जगह तो लोग मटेरियल अवेलेबल होता है, तो मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा. अपनी मेहनत कितनी की होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं. हम तो इनकम टैक्स की किताब नकल ही तो करते हैं ना एक्ट को. ठीक है, एक्ट को सिंप्लीफाई करके करते हैं, पर मटेरियल तो पूरा अवेलेबल होता है ना इनकम टैक्स का. हम तो उसी को तो आगे बढ़ाते हैं. ये तो मटेरियल भी कई चीजें इनको अवेलेबल नहीं होंगी और इन्होंने करा, तो इसके लिए तो ये बधाई के पात्र तो है ही. चलिए, थैंक यू सर. एंड बिफोर गोइंग टू वेलनेस सेशन, I will request our S.K. Gambhir ji advocate to say a few words of wisdom on coming Webathon Series 2. Over to S.K. Gambhir ji.
Thank you.